हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायोएडू हब। और इस वीडियो में हम पैरासिटिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियो से हम पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और यहाँ पे हम आज बात करेंगे दो ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म होस्ट होगा, दूसरा पैरासाइट होगा। और जो पैरासाइट होता है वो होस्ट को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहा होगा, उसके थ्रू वो अपना सर्वाइवल जो है वो एकम्प्लिश कर रहा होगा, लेकिन जो होस्ट है उसको किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं मिल रहा है और नुकसान ही मिल रहा है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ए एंड बी मान लेते हैं। ए एक अलग सा स्पीसीज़ है, बी एक अलग स्पीसीज़ है। ए मान लेते हैं होस्ट है, बी को मान लेते हैं पैरासाइट है। तो यहाँ पे बी क्या काम कर रहा है, ए के ऊपर फीड कर रहा है, इसके ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए फुल्ली डिपेंडेंट है। उसी तरह से जो ए है ये बी से कोई बेनिफिट नहीं ले रहा है, हालांकि इससे पैरासाइट के होने की वजह से होस्ट को नुकसान हो रहा है। मतलब इसको तो नुकसान हो रहा है लेकिन पैरासाइट को फ़ायदा हो रहा है। तो ये प्लस माइनस इंटरेक्शन है, नेगेटिव इंटरेक्शन एंड पॉजिटिव इंटरेक्शन जो कि एक दूसरे स्पीसीज़ को मिल रहा है। सो बात करते हैं ये पैरासाइट किसे बोला जाता है। सो एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ऑन एन ऑर्गेनिज्म of another species and benefits by deriving nutrients at the other's expense is called as a parasite। मतलब पैरासाइट हम उसी ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जो कि किसी के ऊपर रह रहा हो या फिर किसी के बॉडी के अंदर रह रहा हो और उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ले रहा हो, न्यूट्रिएंट ले रहा हो अपने सर्वाइवल के लिए, एट द अदर्स एक्सपेंस। ये ध्यान रखने वाली बात है कि दूसरे के एक्सपेंस में, मतलब दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उसका नुकसान होने वाला है। दो ऐसे स्पीसीज़ के मेंबर्स हैं जो कि एक स्पीसीज़ को तो बेनिफिट मिल रहा है दूसरे के ऊपर या फिर इसके बॉडी के अंदर प्रेजेंस होने की वजह से, लेकिन ये जिसके बॉडी के अंदर या उसके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिज्म को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। सो पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ एंश्योर्स फ्री मील एंड शेल्टर। डेफिनेटली कोई ऑर्गेनिज्म क्यों किसी के ऊपर पैरासाइट बन के रहेगा। आप उसको ऐसे एनालॉजी से समझ सकते हैं कि बी ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद बहुत लेज़ी है, ये कुछ काम करना नहीं चाहता, ये ऐसा चाहता है ये महाराज की तरह बैठा रहे और इसको खाना मिलता रहे इजी। तो ये क्या कर रहा है, ए एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि मेहनत करके काम कर रहा है और उससे वो डिराइव कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, अपना फूड गेन कर रहा है। लेकिन बी क्योंकि इसके ऊपर रह रहा है और ये जितना भी इसने फूड अचीव किया, गेन किया, उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा वो खुद के सर्वाइवल के लिए ले रहा है। उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो बी को क्या फ़ायदा हो रहा है, इसको फ्री का फूड मिल रहा है, आराम से इसका लाइवलीहुड चल रहा है, आराम से वो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, अपने प्रोजेनी को भी आगे बढ़ा पा रहा है और इसको शेल्टर भी मिल रहा है। इसके बॉडी के अंदर हो सकता है या फिर इसके बॉडी के ऊपर भी रह के इसको शेल्टर मिल रहा है। So parasites have evolved to be host specific in such a way that the host and parasite tends to co-evolve। मतलब अब अगर ए के बारे में बात करें, ये तो खुद होस्ट है, इसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसको बस नुकसान हो रहा है। तो क्या ये कभी भी चाहेगा होस्ट कि हमेशा इसका नुकसान होता रहे? डेफिनेटली ये स्पीसीज़ धीरे धीरे इवॉल्व तो करेगा ही, कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस लाएगा जिसकी वजह से कि ये पैरासाइट दोबारा से इसके ऊपर इफ़ेक्ट ना कर सके। लेकिन इनका जो इवोल्यूशन होता है स्पीसीज़ ए एंड स्पीसीज़ बी का, ये को इवोल्यूशन होता है। मतलब अगर ए स्पीसीज़ कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्सटेंस का इवोल्यूशन कर दे अपने अंदर जिसके वजह से कि पैरासाइट बी इसको अभी अटैक नहीं कर सके या फिर ये इसके अंदर आके नहीं रह पाए, तो पैरासाइट बी भी कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस या फिर ऐसे अपने आप को इवॉल्व कर लेगा जो कि ए का जो इवोल्यूशन हुआ होगा उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा। मान लो कि स्पीसीज़ ए जो कि खुद एक होस्ट है, उसने कुछ ऐसे केमिकल का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया अपने बॉडी में जो कि पैरासाइट बी के लिए हार्मफुल हो। लेकिन पैरासाइट बी भी क्या करेगा, इसके अंदर भी कुछ ऐसे केमिकल्स का सिक्रीशन होगा या फिर कुछ ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा जो कि इस केमिकल सब्सटेंस जो कि ए सिक्रीट किया होगा उसको वो न्यूट्रलाइज कर पा रहा हो, तब जाके तो ये पैरासाइट सर्वाइव कर पाएगा। क्योंकि पैरासाइट खुद तो ऐसे सर्वाइव नहीं कर रहा है, उसको किसी ना किसी की ज़रूरत है, उसको अपनी होस्ट की ज़रूरत है जो कि स्पेसिफिक है। बी
स्पेसिफिकली ए के पास ही जाके रहेगा, ये कभी भी सी के पास जाके नहीं रहेगा, क्योंकि ये होस्ट स्पेसिफिक है। तो होस्ट अगर किसी तरह से अपने आप को इवॉल्व कर रहा है तो बी भी अपने आप को इवॉल्व करके ये क्या करेगा, जो भी चेंजेस ए में हुआ होगा उस चेंज को वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, होस्ट एंड पैरासाइट का हमेशा को इवोल्यूशन होता है, क्योंकि इनको सर्वाइव करना है पैरासाइट्स को। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्पेशल एडाप्टेशंस जो कि पैरासाइट के बॉडी में होता है जब ये होस्ट के अंदर रहते हैं या उसके बाहर रहते हैं। सो अगर सोचिए, मान लो ये एक होस्ट का बॉडी है ए, ओके, और बी क्या है, पैरासाइट है जो कि इसके बॉडी के अंदर रह रहा है। तो बी को क्या किसी सेंसरी ऑर्गन्स की ज़रूरत है, क्योंकि ए के बॉडी के अंदर रह रहा है बी, तो डेफिनेटली इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन बी में होने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉस ऑफ सेंसरी ऑर्गन ये एक मेजर एडाप्टेशन होता है पैरासाइट्स का। दूसरा एडाप्टेशन क्या होता है, खुद सोचिए, अगर बी ए के बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहा है या फिर बॉडी के बाहर भी अगर सर्वाइव कर रहा है तो डेफिनेटली इसे अटैच होगा। अटैच होने के लिए इसको एडहेसिव ऑर्गन्स की ज़रूरत है। इसीलिए पैरासाइट्स में क्या होता है, एडहेसिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एडहेसिव ऑर्गन्स किस तरह के हो सकते हैं, सकर्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जब आप फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में बात कर रहे थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था जो पैरासाइट्स होते हैं या वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली उनके पास सकर प्रेजेंट होता है, और सकर की वजह से वो क्या कर सकते हैं, जो होस्ट का सरफेस है उससे वो अटैच रह सकते हैं, वहाँ से उनके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना सकते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डेफिनेटली ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ए होस्ट है तो ये होस्ट क्या करेगा, फूड गेन करेगा, फूड खाने के बाद ये क्या करेगा, डाइजेस्ट भी कर लेगा। तो जितने डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होस्ट के पास प्रेजेंट है, सारा कुछ इसने डाइजेस्ट भी कर लिया है। सो ये बी को, जो कि पैरासाइट है, इसको क्या करना है, जो फाइनल न्यूट्रिएंट है उसको बस एब्जॉर्ब कर लेना है। सो उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो इनके पास क्या नहीं होता, लैक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मोस्ट ऑफ द पैरासाइट के पास आपको डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी। डेफिनेटली ये पैरासाइट्स क्या चाहेंगे, अपना स्पीसीज़ मेंटेन रखना चाहेंगे होस्ट के अंदर। तो ये क्या करते हैं, इनका जो रिप्रोडक्शन का रेट है ये काफ़ी हाई रहता है, जिसकी वजह से कि ये एक बार में बहुत सारे एग्स रिलीज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोजेनी भी इनका जनरेशन होता है। मान लो इसके अंदर बहुत सारे इस ए होस्ट के अंदर बहुत सारे एग्स रिलीज़ किए बी ने। अब ये भी तो चांसेस है कि ए ने क्या किया, कुछ ऐसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन कर दिया जो कि कुछ एग्स को यहाँ पे मार दिया हो, ओके। तो कुछ ना कुछ तो सर्वाइव कर लेगा, राइट। इसी वजह से क्या करते हैं, ये पैरासाइट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्स का प्रोडक्शन करते हैं, सो दैट कि इनके सर्वाइवल का चांस भी हाई रहे। इनका जो लाइफ साइकिल होता है मोस्टली 1 से 2 इंटरमीडिएट होस्ट के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैलेरियल पैरासाइट के बारे में बात करें जो कि प्लाज्मोडियम होता है, अपना पूरा लाइफ साइकिल मेंटेन करने के लिए 2 एनिमल्स को यूज़ करता है। एक तो ह्यूमन है जो कि इसका प्राइमरी होस्ट होता है, और दूसरा कौन सा होता है, मॉस्क्यूटो होता है। मतलब ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट कर पा रहे हैं, 2 इंटरमीडिएट होस्ट में कंप्लीट कर रहे हैं। किसी में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, किसी में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसी तरह से अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये अलग अलग होस्ट, एक से ज़्यादा होस्ट का यूज़ करते हैं। सो ये कुछ एडाप्टेशंस हैं जो कि आपको पैरासाइट्स में देखने को मिलेगा। और कुछ पैरासाइट्स के पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। मोस्टली ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ना किसी तरह से ये डेफिनेटली हार्म पहुंचा रहे होंगे, किसी ना किसी तरह से ये उनके जो सर्वाइवल है या फिर होस्ट का जो फिटनेस है उसमें डिक्रीज़ कर रहे होंगे। सो किस तरह से करते हैं, सबसे पहला बात करते हैं रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द होस्ट। डेफिनेटली ये पैरासाइट्स क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं होस्ट के बॉडी से। तो होस्ट को जितना न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए उतना न्यूट्रिएंट इसको मिल नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ कम ही होगा, तो इसके ग्रोथ में रिडक्शन होगा। रिडक्शन ग्रोथ में होगा, रिप्रोडक्शन में भी रिडक्शन हो सकता है क्योंकि इनके फिटनेस में अभी कमी आ जाएगी, न्यूट्रिएंट कम मिल रहा है, इसका फिटनेस कम हो रहा है।
तो इसके रिप्रोडक्शन में भी कमी आएगी। रिप्रोडक्शन में कमी आएगी तो उसके नंबर ऑफ प्रोजेनी क्या होंगे, वो भी कम हो जाएंगे एनवायरनमेंट में, राइट। उस पर्टिकुलर हैबिटेट में उनके प्रोजेनी भी कम होंगे, और अगर प्रोजेनी कम हुआ और किसी न किसी तरह से ये फिटनेस भी डिक्रीज़ कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर होस्ट का सर्वाइवल भी रिड्यूस होगा। दो ऐसे होस्ट को कंसिडर करें, होस्ट ए एंड होस्ट बी। ए को मान लो एक पैरासाइट ने इन्फेक्ट करके रखा है सी, बी को कोई पैरासाइट इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो ए क्या होगा, एज़ कम्पेयर टू बी इसका फिटनेस कम हुआ होगा, लेकिन बी का फिटनेस ज़्यादा है, जितना होना था उतना है। ये इजीली नंबर ऑफ प्रोजेनीज ज़्यादा लेकर आएंगे एनवायरनमेंट में एज़ कम्पेयर टू ए, ओके। इसी तरह से ये जो पैरासाइट्स क्या करते हैं, होस्ट का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि बी मान लो 100 प्रोजेनी लेकर आ रहा है एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में या हमारे पॉपुलेशन में, तो ए कितना लेके आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से ये मान लो 80 प्रोजेनी का जनरेशन कर पा रहा है। तो डेफिनेटली इनका जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो कम होता जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये जो पैरासाइट्स होते हैं होस्ट को बहुत ज़्यादा वीक बना देते हैं, इनका फिटनेस कम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनको वीक भी बना रहे हैं। अगर ए वीक हो गया तो ये इजीली प्रीडेटर के पास क्या हो जाएगा, वल्नरेबल हो जाएगा। प्रीडेटर इजीली ए को पकड़ के खा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बी, क्योंकि ए का क्या है, फिटनेस डिक्रीज़ है, ये वल्नरेबल हो चुका है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पैरासाइट इस तरह से होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पैरासाइट्स किस तरह के हो सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं। पैरासाइट दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो होता है एक्टो पैरासाइट और दूसरा होता है एंडो पैरासाइट। नाम से क्या पता चल रहा है, एक्टो, एक्टो का मतलब बाहर रह रहा होगा। ऐसे पैरासाइट जो कि बॉडी के ऊपर सरफेस पे लेकिन बाहर ये अटैच्ड हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, एक्टो पैरासाइट। पैरासाइट दैट फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ इट्स होस्ट आर कॉल्ड एज एक्टो पैरासाइट। और एंडो पैरासाइट्स क्या होते हैं, दे लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहीं भी हो सकते हैं, वैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि बहुत सारे वर्म्स होते हैं, लीवर फ्लूक होता है, और भी कई सारे बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, ओके। ऐसे बहुत सी जगह पे पैरासाइट्स आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टो पैरासाइट्स के बारे में, जो कि बॉडी के ऊपर सरफेस पे ये रहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन के जो लाइस होते हैं, हेड लाउस जो होते हैं, ये एक एक्टो पैरासाइट का एग्जांपल है। डॉग्स में जो टिक्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी क्या बोलते हैं, इन्हें डॉग लाइस बोलते हैं, राइट। तो ये भी कैसे हैं, ये भी एक्टो पैरासाइट है। कुस्कुटा ये खुद एक क्या है, एक्टो पैरासाइट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि हेज प्लांट में पैरासाइटिक प्रेजेंस रखता है। तो इसमें देखिए कुस्कुटा में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि इसको जितना भी खाना चाहिए किससे डिराइव करेगा, होस्ट प्लांट से ही डिराइव करेगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, कोपिकॉड्स। कोपिकॉड्स क्या होते हैं कि फ़िश में एक्टोपैरासाइट होते हैं, जो कि इसके सरफेस पे अटैच्ड रहते हैं और इनमें से न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं। नेक्स्ट कुछ देखते हैं एंडोपैरासाइट्स के बारे में। ये एंडोपैरासाइट्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ओके। सो एंडोपैरासाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, होस्ट बॉडी के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। डेफिनेटली जो भी ऑर्गेनिज्म अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग उसका जो रिप्रोडक्शन है या फिर उसका जो भी लाइफ साइकिल है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है। जितने भी सिंपलर ऑर्गेनिज्म को आप देखेंगे उनका लाइफ साइकिल उतना ही आपको सिंपल नज़र आएगा। एंडोपैरासाइट क्योंकि होस्ट बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, होस्ट के पास जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं या फिर जो भी इम्यून डिफेंस सिस्टम प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट वो फाइट करके किसी न तरह वो बच के होस्ट बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। तो इनका जो स्पेशलाइजेशन है एज़ कम्पेयर टू एक्टोपैरासाइट ये ज़्यादा होता है, इसीलिए इनका जो लाइफ साइकिल है ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जब भी एग्स का प्रोडक्शन करते हैं वो उसको क्या करते हैं, स्पोर में इनके जो एग्स होते हैं वो स्पोर के अंदर इस तरह से कवर्ड रहते हैं, एक हार्ड स्पोर रहता है, जिसकी वजह से कि क्या होगा, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है मान लो इसके ऊपर एक्ट करना चाहें ये इसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएंगे, और जैसे ही थोड़ा फेवरेबल कंडीशन दिखा ये स्पोर्स, इनका जो एग्स होता है फिर से रिलीज़ हो जाएगा होस्ट बॉडी के अंदर और फिर से न्यू पैरासाइट्स का जनरेशन हो जाएगा।
सो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर आर सिंप्लीफाइड फॉर एंडोपैरासाइट। डेफिनेटली इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो एक्सट्रीम होता है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, लेकिन जो फीचर्स होते हैं इनके पास ये काफ़ी सिंपल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। मॉर्फोलॉजिकली इनके मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इनको आपको एक बॉडी देखने को मिलेगा, सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे, ना इनके पास आई होगा ना ईयर होगा, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको किसी और के ऊपर फीड करना नहीं है, इसको बस सक करना है अपने होस्ट से जो भी न्यूट्रिएंट ये डिराइव करना चाहता है। तो एंडोपैरासाइट में क्या होगा, एक सकर प्रेजेंट होगा जो कि होस्ट के बॉडी सरफेस से अटैच होगा और इससे वो इजीली न्यूट्रिएंट ले लेगा, राइट। सो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स आर सिंप्लीफाइड फॉर एंडोपैरासाइट। मोर एम्फासिस इज गिवन टू देयर रिप्रोडक्शन। सिर्फ और सिर्फ ये क्या करते हैं, इनको सिर्फ न्यूट्रिएंट डिराइव करना रहता है और अपने प्रोजेनी को आगे बढ़ाना रहता है। तो जितने भी इनके पास मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं ये बहुत सिंप्लीफाइड होते हैं और मैक्सिमम टाइम और फिर मैक्सिमम जो एनर्जी है वो किस पे यूज़ करते हैं, अपने रिप्रोडक्शन पे यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है एंडोपैरासाइट का, फ्लैटवर्म, टेपवर्म और फ्लूक्स के बारे में। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं जो कि आपको नेचर में देखने को मिलेगा पैरासिटिज्म का, और वो होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है, दो अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर्स होते हैं, उसमें से एक स्पीसीज़ के मेंबर दूसरे स्पीसीज़ के मेंबर का जो एग्स होता है उससे रिजेम्बलेंस रखता है। मतलब इसका ए का जो एग होगा वो रिजेम्बलेंस शो करेगा बी के एग से, जिसके वजह से ए क्या करेगा, बी का जो नेस्ट होगा उसके अंदर वो अपना एग ले कर देगा और बी को पता भी नहीं चलेगा कि किसी दूसरे स्पीसीज़ का ये एग है, और बी क्या करेगा, इंक्यूबेट करेगा उस एग को, ए के भी एग को इंक्यूबेट करेगा अपने एग्स के साथ। उसके बाद क्या करेगा, हैचिंग होगा। हैचिंग होने के बाद जो यंग वंस जनरेट होंगे, यंग वन जब भी आएंगे तो उसके बाद बी क्या करेगा, उनको पेरेंटल केयर भी प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या होता है कि ए एक ऐसा स्पीसीज़ है जो कि बी पे क्या कर रहा है, एज ए पैरासाइट डिपेंड हो रहा है, राइट, क्योंकि ये खुद अपना एग को इंक्यूबेट नहीं कर रहा है, हैचिंग नहीं कर रहा है और पेरेंटल केयर भी शो नहीं कर रहा है। ये सारा काम किसको करने दे रहा है, किसी और स्पीसीज़ के मेंबर को करने दे रहा है। तो ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है, द पैरासिटिक बर्ड लेज एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड लेट देम इंक्यूबेटेड। ए क्या कर रहा है, अपना एग बी के नेस्ट में ले कर रहा है, उसके बाद बी क्या करेगा, सारे एग्स को ये इंक्यूबेट करेगा और इंक्यूबेट करने के बाद हैचिंग होगा। हैचिंग होने के बाद मान लो यहाँ पे 4 न्यू बॉर्न बर्ड्स आए, उसमें से एक जो न्यू बॉर्न है वो ए स्पीसीज़ का है और बाकी 4 जो हैं वो बी स्पीसीज़ के हैं। अब बी को इमीडिएटली पता नहीं चलेगा कि ए दूसरे स्पीसीज़ का मेंबर है, तो बी क्या करेगा, जब भी इनको फीडिंग करना होगा तो सबको एक साथ ये फीड करेगा। कभी कभी क्या होता है कि ए के प्रेजेंस की वजह से डेफिनेटली ये चारों अफेक्टेड होंगे, क्योंकि अगर ये ए नहीं होता, ये न्यू अगर दूसरे स्पीसीज़ का मेंबर यहाँ पे नहीं होता तो बी जितना भी खाना लाता वो इन चारों के लिए लाता। अब क्या हो गया है, यहाँ पे ऐड हो गए हैं मेंबर, ऐड हो गए हैं तो नंबर ऑफ़ फूड किन के लिए कम हो रहा है, ये 4 मेंबर जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो कि बी के एक्चुअल यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके लिए वो कम हो रहा है, जो कि ए को भी इसको प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो इसी तरह से ए क्या करता है, फ़ायदा लेता है बी का। So during the course of evolution, the eggs of the parasitic bird have evolved to resemble the host's egg in size and color to reduce the chance of host bird detecting the foreign eggs and ejecting them from the nest. डेफिनेटली अगर ए को सर्वाइव करना है, इसको अगर इसी तरह से चलते रहना है तो धीरे धीरे इसको क्या करना पड़ेगा, जो भी एग्स होंगे, जैसे ही बी के एग्स का कलर कुछ चेंज हो रहा है इवोल्यूशन के थ्रू, तो ए को भी, क्योंकि ए खुद क्या है, पैरासाइट है, तो पैरासाइट क्या करेगा, अपने अंदर भी कुछ इवोल्यूशन करेगा, जिसकी वजह से कि बी में जो भी इवोल्यूशन हो रहा है उसके पैरेलली वो जाए, को इवॉल्व हो, दोनों को इवॉल्व होंगे, तब जाके बी ए के जो एग्स होंगे वो उसको पहचान नहीं पाएगा। मान लो इवोल्यूशन के थ्रू ऐसे 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, इससे क्या हुआ, बी का जो एग का साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ। अब अगर ए का जो एग का साइज़ है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली बी क्या करेगा, इसको पता चल जाएगा
कि ये इसका एग नहीं है और ये क्या कर सकता है, इसको रिजेक्ट कर सकता है। इसीलिए इवोल्यूशन में अगर बी का किसी तरह से एडाप्टेशन हो रहा है, किसी तरह से इसका इवोल्यूशन हो रहा है, तो ए भी उसके साथ साथ ही इवॉल्व करेगा और ए का भी जो एग है वो साइज़ सेम होगा बी के साथ और उसके साथ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी उसके सेम देखने को मिलेंगे। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल होता है कुको एंड क्रो का। क्रो क्या है, क्रो होस्ट है और कुको यहाँ पे क्या है, ये खुद पैरासाइट है। तो ये कुको क्या करता है, जो क्रो का नेस्ट होता है उसमें अपना एग्स ले कर देता है और उसके बाद क्रो को इंक्यूबेट करने देता है और पेरेंटल केयर भी करने देता है। सो ये था पैरासिटिज्म के बारे में। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हमने ये डिस्कस किया कि पैरासाइट क्या होता है, किसको हम पैरासाइट बोलते हैं, ये पैरासाइट किस तरह से होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे पैरासिटिज्म का, जो कि आपको नेचर में देखने को मिलेंगे। इसमें से जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और आपको हर पॉइंट को ध्यान से समझना है और अच्छे से इसको समझ के याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।